बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो मौजू है ये मैंने इसलिए सोचा था कि एक तो अपने बच्चों को तैयार करें और दूसरा अपनी लड़कियों और लड़कों को तैयार करें कि एंग्ज़ाइटी या एंग्ज़ाइटी दोनों में से जो आपको पसंद हो, पर ये मेंटेन करने वाली, रखने वाली, संभालने वाली चीज़ नहीं है, ये दफ़ा दूर करने वाली चीज़ है। जब भी ज़िंदगी में आए तो इसको देखना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और इसको अपने घर से, अपने जहन से निकाल देना चाहिए। मुकाबला नहीं करेंगे तो एंग्ज़ाइटी आपके दिल की, आपके दिमाग की मेहमान बन जाएगी और ये ऐसी नामुनासिब और नामाकूल मेहमान है जो चौकड़ी मार के बैठ जाती है और फिर आप डरते, सहमते और रोते रहते हैं और कोई आपकी मदद को नहीं आता। हमने दो एंग्ज़ाइटीज़ की जो किस्में थी उन पे बात की थी। एक तो जो जनरल डिसऑर्डर होता है एंग्ज़ाइटी का, उसे GAD कहा जाता है, जनरल एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर। इस पे हमने बात की थी कि जो 6 माह 7 माह मुसलसल रहे तो ये फिर GAD बन जाता है। और जो दूसरा था उसको हम कहते हैं नर्वस, या जो स्ट्रेस आपकी बढ़ती है और पैनिक डिसऑर्डर आपका हो जाता है। तो इन दोनों पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम एक तीसरी पे बात करेंगे जो यूँ समझें हमारी ज़िंदगी में और बच्चियों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे जब भी कोई छोटा मोटा सदमा आता है, रिज़ल्ट ख़राब आ गया, किसी दोस्ती टूट गई, दोस्त ने किसी और से दोस्ती कर ली, मंगनी टूट गई, 100 इस तरह के मसाइल ऐसे हैं जिन पे इस वक्त तो हमें हंसी आएगी, हम मुस्कुराएंगे, लेकिन जिसके साथ गरीब के साथ बीतती है, यानी लड़कियां तो इस पर पागल हो जाती हैं कि मेरी सहेली ने, मेरी दोस्त ने फ़लाँ से दोस्ती क्यों कर ली और मैं वहाँ थी और उसने मुझे इग्नोर करके टेलीफोन पे लंबी बात और दूसरे से की और ख़त उसको भेज दिया, चीज़ उसको दे दी, खाना उसके साथ खाया, चाय उसके साथ की। सो कुछ भी हो सकता है। पर जब बड़े हादसे होते हैं जिसमें ब्रेकअप्स होते हैं, जिसमें मंगनी टूट गई, निकाह टूट गया, शादी टूट गई, दिल टूट गया, 100 तरह के मसाइल हैं, शरी गैर शरी सभी तरह के। तो ये जो डिसऑर्डर है ये ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा सीवियर होता है। इसे PTSD कहा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, एंग्ज़ाइटी कोई भी हो, डिसऑर्डर कोई भी हो, हम उसको एग्ज़ामिन यूँ करते हैं कि क्या ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को चलने देता है या रोक देता है। जैसे पानी के आगे अगर बहाव में कुछ चीज़ आ जाए और पानी रुक जाए और ऊपर हो जाए तो इसका मतलब है वहाँ रुकावट है। इसी तौर पे ये जो डिसऑर्डर है, अगर आपके रोज़मर्रा कामों में रुकावट बनता है, आपका बाहर जाने को दिल नहीं करता, लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, पढ़ने को दिल नहीं करता, खुश होने को दिल नहीं करता, मुस्कुराने को दिल नहीं करता, ज़िंदगी जीने को दिल नहीं करता, उल्टा कभी कभी खुदकुशी करने को दिल करता है, तो इसका मतलब डिसऑर्डर इज़ देयर। तो इस डिसऑर्डर का फिर मुकाबला करना होगा, इलाज करना होगा। पहला इलाज इसका ये जान रखिएगा, आप अपनी फ़ौरन खुराक बदलेंगे और ख़ुराक आपके डिसऑर्डर के लेवल पे किसी न्यूट्रिशन से आप बात करेंगे, माहिर ग़िज़ाइयत से, ताकि मुमकिन है आपके अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही हो, मुमकिन है आपके अंदर किसी ख़ास चीज़ की कमी हो जिस वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा हो। नंबर 2, दुनिया में आमतौर पे लोग जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि आप योगा पे चले जाएँ। देखिए, योगा एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया है कि बजाय आप एक फजूल से योगा पे और उल्टी सीधी टांगें करें और टांगें फंसा के बैठे, फिर आपने 4 दिन के बाद थक के बैठ जाना होता है, कहीं खलियाँ पड़ गई और जहाँ पे मुख्तलिफ मसल्स पुल हो गए। तो बेहतर ये है कि अच्छे इंसानों की तरह नॉर्मल इबादत में चले जाइए। इबादत में आप खड़े भी होंगे, रुकू में भी जाएंगे, सजदे में भी जाएंगे। मैंने इस डिसऑर्डर को तिलावत कुरान पाक सुनने से, करने से दूर होते देखा। बहुत से हॉस्पिटल हैं इस वक्त पाकिस्तान में जहां मरीज़ों के लिए जो डिसऑर्डर में होते हैं सूरह रहमान लगाई जाती है। आप घरों में भी सुन सकते हैं। सुबह सुबह एक ज़माने में टीवी पे 6-7 बजे आती होती थी तिलावत, वो नहीं आती तो आप अपनी लगा लें, उसको सुने। अभी तो अपने मोबाइल पे लगा लीजिए, ये आपको कूल करेगा, आपकी रूह को, देखें रूह की बेचैनी है असल जो आपको डिसऑर्डर में कर रही है, तो उसके साथ आपको अलाइन करेगा। ख़ुद तिलावत करें, चाहे 1 पारा पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, दिन में 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिए। ख़ुद बैठ के आप तस्बीह कीजिए, वॉक पे जाइए। आपको हैरत होगी कि जो डिसऑर्डर को दूर करने की सबसे शानदार 2 चीज़ें साइंस ने दरियाफ्त की हैं, वो कहते हैं कि आप अपने गार्डन में जाइए या बाग में जाइए, दरख्तों की और पौधों की खुशबू को सूंघिए।
इसको अरोमा थेरेपी कहा जाता है। हर पत्ते की खुशबू अलग होती है, हर पौधे की खुशबू अलग होती है। इसके बाद उन्हीं साइंसदानों ने कहा सेंट और ये जो परफ्यूम है इसकी खुशबू भी उन्होंने उसका इलाज बताया। लेकिन जो एक कमाल उन्होंने तजर्बा किया, औरतों पे किया, वो लिवेंडर का था कि उन्होंने मुख्तलिफ़ खुशबूयात के साथ देखा कि किसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तौर पे याद रखिए कि आप वो जहाँ पे आप हैं, अगर आप जगह बदल लें तो भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। आप दोस्त बदल लीजिए जो आपको इरिटेट करता है या जो आपकी बेइज्जती करती है या जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है। रिश्ते तो हम शायद नहीं बदल सकते, पर दोस्तों से थोड़ा बंदा अवॉइड कर सकता है। आप ग्रुप बदल सकते हैं, ग्रुप के जो लोग आपको इरिटेट करते हैं आप उनसे बच सकते हैं। एक जो और बहुत शानदार चीज़ मैंने देखी वो ये कि हम बाज़ दफ़ा नफ्सियाती मसाइल में भी इनका सहारा लेते हैं, इनकी मदद लेते हैं कि आप सैर पे चले जाइए, रिलैक्स कीजिए। देखें आमतौर पे हमारे यहाँ मर्द कैसे रिलैक्स करते हैं, अपनी बीवी को गालियाँ दे के और अपने बच्चों को डांट के या मार के। उन्हें लगता है कि ये गरीब के बच्चे आगे से बात नहीं करेंगे, तो वो जो बाहर की स्ट्रेस है, जितनी एंग्जाइटी जमा होती है ऑफिस की, वो इन पे निकालते हैं। पर दैट्स नॉट द वे। आपको खुद से या अपने प्यारों के साथ सैर पे चले जाना चाहिए। चाहे एक वीकेंड पे चले जाएं, चाहे एक दिन के लिए चले जाएं, 2 दिन के लिए चले जाइए। पहाड़ पे जाके अगर आप अकेले बैठे होगे तो हवनक नहीं लगोगे, इंजॉय, ठंडी सांसें लीजिएगा, मौसम को देखिएगा, बादलों को देखिएगा, दूर तक लोगों को आते जाते देखिए और किसी भी एक चीज़ को टारगेट करके बैठ जाइए तो आपको लगेगा। मुझे याद है एक दफ़ा हम पहाड़ों पे गए हुए थे, तो मैं एक पहाड़ पे बैठा और मैंने सोचा कि जहाँ से जो लोग गुज़रते हैं, ज़ाहिर डिफरेंट तरह की फैमिलीज़, और तो कितने मर्द हैं किस उम्र के जो औरतों को मुड़ के देखते हैं। इट वॉज़ अ स्टडी। तो मैंने तकरीबन आधे से पौना घंटा ये स्टडी की और अल्लाह माफ़ करे मेरे 14 से 15 तबक रोशन हो गए कि 6ठी 7वीं जमात के बच्चे से लेके 60 साल का बुढ़ा बाबा, किसी एक ने, मतलब अगर ना सिर्फ स्टेयर करते थे, उसको घूरते थे, बल्कि जैसे कहते हैं ना, आप अगले को खा जाने वाली बुरी निगाहों से देखते थे। दैट वाज नॉट गुड। इसी तौर पे दूसरे को स्कैन करना। आप जब बैठते हैं तो किसी एक स्टडी को, किस उम्र के लोग जा रहे हैं, औरतें ज़्यादा हैं, मर्द ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, जो कराची से आए हुए हैं उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, जो पंजाब से गए होते हैं ये थोड़े लाउबाली होते हैं। कराची वाले बाकायदा स्वेटर, मफरल, कोट लेके आते हैं, वहाँ सर्दी नहीं हुई होती तो वो बेचारे फिर उनके साथ मूव करते रहते हैं कि चलें, पता नहीं कब बर्फ़बारी हो जाए और कब सर्दी आ जाए। तो सर्दी ऐसे आती नहीं है। आप मुख्तलिफ़ इलाकों के नए नए जो शादीशुदा जोड़े होते हैं आप उनको देख सकते हैं। वैसे कभी चिड़ियाघर जाएं तो वहाँ भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलीज़ होती है, क्योंकि जो पेरीफ्री से नए नए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो अपनी दुल्हन को लेके, दोनों ने ज़र्क बर्क लिबास पहने होते हैं और वो शेर और चीते और बंदरों के पास खड़े उनको देख रहे होते हैं, और वो मियाँ पंजाबी में या सराइकी में उनको उसके फ़ज़ाइल और बता रहा होता पढ़ के बोर्ड में से। आपके लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आप मूव करते हुए कुछ ऐसा कर लीजिए। मैं आपको फ़िल्म देखने का या सिनेमा जाने का मशवरा नहीं दूँगा आम तौर पे, चूँकि ये आपको बाज़ दफ़ा असल जगह से मोड़ के किसी और एंग्जाइटी में ले जाता है। चूँकि जब आप परेशान होते हो तो आपको दूसरी परेशानी देख के उसका जो लेवल है, जैसे नीचे आप आग जला दोगे हिद्दत बढ़ जाएगी तो वो बढ़ जाएगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, किसी गुनाह की एंग्जाइटी का इलाज दूसरा गुनाह नहीं है, गुनाह से वापसी है। ऊपर से इंसान लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा हो तो लुढ़कने को तेज़ नहीं करना, उसको रोकना है ताकि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सके। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो ज़िंदगी की सारी एंग्जाइटियाँ, जैसे खाना ना खाया हो तो पेट, बदन, हाथ, आंखें, पूरा जिस्म आपका कांपता है, भूख लगती है ना, तो इसी तौर पे आपकी रूह भी कांपती है। जब रूह अपनी असल से बिछड़ती है, अपने मालिक से और खालिक से दूर होती है, उसके स्टैंडर्ड से दूर होती है, उल्टा सीधा आप काम कर बैठते हो, तो फिर डर भी आता है, खौफ भी आता है। और ये जो खौफ है खो जाने का या सज़ा पाने का और उस गलती को वाशगाफ हो जाने का, लोगों पे ज़ाहिर हो जाने का, ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी बनती हैं और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ खा जाती हैं, हमारी एनर्जी खा जाती है। एंग्जाइटी को तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये ज़िंदगी की एनर्जी खा जाती है। जब भी हम एंग्जाइटी को दूर करने की, हाँ एक तरकीब और मुझे जो मैंने बहुत अच्छी पाई है वो मालिश है।
पंजाब में तो हो जाती है, बाकी जगहों पे नहीं होती। घर में आपकी अम्मा या कोई बड़ी बहन वो आपके सर पे ऐसे तेल लगा के ये जो पूरा प्रोसेस करते हैं। लाहौर के समनाबाद में बहुत से मालिशिये मिलते हैं, पर हर एक को नहीं मदद लेनी चाहिए। आप अच्छे होटल में जा सकते हैं, वहाँ स्पा होता है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। ख़ुद भी आप अपनी मालिश कर सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। आप लोग सलामत रहो, नई नई चीज़ों को आज़माते रहो और अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को दूर करो, ताकि नॉर्मल ज़िंदगी हो। और नॉर्मल ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा होती है, नॉर्मल ज़िंदगी में सेंस ऑफ अचीवमेंट भी ज़्यादा होती है। एंग्जाइटी से बचने के कुछ तरीके और भी हैं, लाइक ऐसे डाइट बदलने के साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, लंबी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा आप जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज़ हैं वो कर सकते हैं। आप किसी पार्क में जा सकते हैं, आप किसी गेम का हिस्सा बन सकते हैं, चूँकि जो आपका बदन थकेगा तो इनफैक्ट वो भी आपकी तवज्जो एंग्जाइटी से क्या कहना चाहिए, वो भी आपकी तवज्जो एंग्जाइटी से बदल देगा, मुख्तलिफ कर देगा। एक तरीका और जो बहुत शानदार है वो है, अगर आपके घर में पेट्स हैं या किसी दोस्त के पेट्स हैं, पेट्स कहते हैं जो पालतू आपके जानवर होते हैं या परिंदे होते हैं, इनके साथ बैठने, इनकी खुराक का ख्याल करने, इनसे बातें करने से भी एंग्जाइटी दूर होती है। और जो आखिरी चीज़ है वो चाय है। एक तो नॉर्मल चाय है, एक हर्बल चाय होती है मुख्तलिफ पौधों की और मुख्तलिफ पत्तों की। उन चाय के जो एसेंस है उसको लेने से भी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।